मॉर्निंग 10th क्लास। पहले हमने हिंदी क्षितिज बुक पढ़ी थी। उसका पहला पार्ट सूरदास और 10वां पार्ट नेताजी का चश्मा पढ़ा। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण का पहला पार्ट रचना के आधार पर वाक्य है। सबसे पहले बच्चों हम ये जान लेते हैं कि व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम हिंदी भाषा को शुद्ध लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और उसे हम शुद्ध पढ़ सकते हैं। ये हमारा व्याकरण की परिभाषा है, व्याकरण के बारे में परिचय है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य क्या होता है, वाक्य कैसे बनता है। तो सबसे पहले तो वाक्य बनाने में शब्द का प्रयोग होता है। शब्द कैसे बनता है, शब्द बनता है छोटी छोटी ध्वनियों से। छोटी छोटी ध्वनि होती है, आवाज, आवाज के छोटे छोटे अक्षर जो मिलते हैं वो ध्वनि कहलाते हैं। तो ध्वनि मिल करके शब्द बनता है। हमारे व्याकरण में जो वर्णमाला है, वर्णमाला के अक्षर, वर्णमाला के वर्ण, ये सब मिलकर के शब्द बनते हैं। जैसे कमल, इसमें ध्वनि है क, म और ल। तो कमल मिलकर के पूरा क और म मिला तब जाकर के कमल बना है। तो ऐसे छोटे छोटे शब्द बनकर के आपस में फिर ये जब मिलते हैं तो ये वाक्य बन जाते हैं, वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि कमल, क, म और ल। तो ये शब्द जब कमल है तो ये शब्द कहलाएगा, और जब ये किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो ये पद बन जाता है। जैसे कमल इधर आओ, तो जब ये शब्द इस वाक्य में प्रयोग हुआ तो ये पद बन गया। इस तरह से शब्दों का समूह और फिर उस समूह का मिल जाना ही वाक्य कहलाता है। तो सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा पढ़ते हैं। आज का हमारा पाठ 1 है रचना के आधार पर वाक्य भेद। पाठ 1 है बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य भेद। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा: ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो। सार्थक का मतलब होता है जिसका समुचित अर्थ हो। जैसे कि अभी हमने बात की थी कमल की, तो क, म, ल, कमल, यह है सार्थक। इसका मतलब किसी का नाम भी हो सकता है और एक फूल भी हो सकता है। तो ये जब ऐसे ये है व्यवस्थित हो। अगर ये ही कमल सार्थक शब्द के समूह में न आकर के सार्थक नहीं हो, जैसे कि वही कमल, उसमें वही ध्वनियां हैं लेकिन कमल की जगह ल, म, क, क्योंकि ध्वनियां वही है लेकिन उनकी जगह चेंज हो गई, जगह परिवर्तित हो गई, तो वो सार्थक नहीं हुआ। तो ऐसा शब्द अगर किसी वाक्य में आ जाता है तो वो सार्थक नहीं कहलाता है। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। व्यवस्थित हो, अब वो शब्द था, शब्दों का समूह, जैसे कमल इधर आ, ये व्यवस्थित है, और इधर आ कमल, ये अव्यवस्थित है। तो ये शब्द वाक्य नहीं कहलाएगा। ये वाक्य जब कहलाएगा जब ये सार्थक रूप में वाक्य में प्रयोग हो, कि जैसे सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया आदि। जो ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके। आशय होता है अर्थ, वाक्य कहलाता है, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। यानी जिस शब्द समूह से वक्ता का आशय व्यक्त होता है वह वाक्य कहलाता है। अब वाक्य किसे कहते हैं? ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित रूप से अर्थात सही जगह पर कर्ता, क्रिया और कर्म का ज्ञान रख करके प्रयोग हो, वही वाक्य कहलाता है। और कर्ता हमें क्या कहना चाहता है, उसके अर्थ को भली भांति अच्छी प्रकार से प्रकट करता है, वही वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद
और रचना के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बच्चों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़े थे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद भी 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है विधानवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक। विधानवाचक होता है विधि, कानून, नियम। जैसे कोई भी चीजें जो निश्चित रूप से पक्की वही हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, वो कहलाता है विधानवाचक। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है तो सूर्य कभी पश्चिम में नहीं निकलेगा, पूर्व में ही निकलेगा, इसलिए यह है विधानवाचक वाक्य का उदाहरण। दूसरा है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह में 7 दिन ही होंगे, कभी 6 दिन नहीं होंगे। यह था हमारा विधानवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य को हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे किसी चीज के लिए मना करना, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैंने पाठ याद नहीं किया है, ये वस्तु मेरी नहीं है। जहां पर नकारात्मकता की भावना आए, निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद है बच्चों आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य किसी को किसी प्रकार की आज्ञा देना आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। तुम पाठ याद कर लो, तुम समय पर विद्यालय जाओ, ये है आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें किसी को आज्ञा देना, अनुमति देना आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में बच्चों किसी से प्रश्न पूछा जाता है, क्या ये पुस्तक आपकी है? क्या आपका घर जयपुर में है? क्या आप समय पर उठते हैं? इस प्रकार से किसी से प्रश्न पूछना प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इसके पश्चात है विस्मयवाचक वाक्य, जहाँ पर हमें किसी चीज से विस्मय हो, आश्चर्य हो, घृणा हो, दुख हो, वहाँ पर विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। विस्मयवाचक को विस्मयादिबोधक वाक्य भी कहते हैं। जैसे आश्चर्य होना, वाह इतना सुंदर फूल है, और दुख होना, अरे क्या करूं मेरा पेन खो गया। इस प्रकार के वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य में आते हैं। छी कितना गंदा लड़का है, जिसमें घृणा की भावना हो, वो भी विस्मयादिबोधक वाक्य में आता है। संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य जिस वाक्य में एक कार्य पर दूसरा कार्य निर्भर होता है, वो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। दूसरा उदाहरण है, अगर तुम घर से समय पर निकलोगे तो तुम्हारी ट्रेन नहीं छूटेगी। अगर तुम समय पर घर से निकलोगे तो तुम्हारी ट्रेन नहीं छूटेगी। तो यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। अच्छी फसल का होना अच्छी बारिश पर निर्भर करता है, और ट्रेन का नहीं छूटना घर से समय पर निकलने पर निर्भर करता है। इसके बाद है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में है बच्चों किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा प्रकट करना, किसी को आशीर्वाद देना, ये इच्छावाचक वाक्य होते हैं। जैसे कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो, प्रभु करे कि तुम परीक्षा में सफल हो जाओ। इस तरह से मन के उद्गार, मन के भाव, आशीर्वाद के वचन, ये सब इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। इसके बाद है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में किसी चीज में संदेह होना, उस चीज को पूरा होने के अंदर संदेह की भावना होना, ऐसे मन में विचार होना कि क्या पता ऐसा होगा या नहीं होगा। शायद कल बारिश हो, शायद मोहन उठ गया हो, इस तरह के वाक्य संदेहवाचक वाक्य में आते हैं। अब बच्चों ये था हमारा
9th क्लास का पहला पार्ट था जो हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर वाक्य। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद, जो हमारी व्याकरण पुस्तक का पहला पार्ट है। बच्चों, पहले हमने पढ़ा था वाक्य की परिभाषा, वाक्य के भेद। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, और अभी भी हम दोहरा चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य साधारण सा वाक्य होता है, एक ही वाक्य होता है, उसमें और दूसरे वाक्य नहीं जुड़े हुए होते हैं। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं सरल वाक्य की परिभाषा। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। अब हम बात करते हैं उद्देश्य और विधेय की। तो उद्देश्य होता है कार्य को करने वाला अर्थात कर्ता, और विधेय होता है कर्ता के द्वारा किया गया कार्य। जैसे कि सीता गाना गाती है, सीता इसमें उद्देश्य है और गाना गाती है विधेय है। तो इसमें केवल एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। इसमें सरल सा वाक्य है, साधारण वाक्य है, इसलिए इसको सरल वाक्य कहते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम बच्चों संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब होता है दो वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्य जुड़े होते हैं, वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। उसमें दो अलग अलग वाक्य होते हैं और उनको जोड़ करके एक वाक्य बनाया जाता है। उनको जोड़ने में बीच में कुछ अव्यय चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे और, परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि आदि चिन्हों से वो वाक्य जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं संयुक्त वाक्य की परिभाषा। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य एवं स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से ज्यादा सरल वाक्य हो, साधारण होता है सरल वाक्य हो, या स्वतंत्र उपवाक्य हो। स्वतंत्र उपवाक्य होता है छोटे छोटे वाक्य, वो दोनों मिलकर के जुड़े हुए होते हैं, वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे मोहन विद्यालय जाता है, मोहन पाठ पढ़ता है, ये दो सरल वाक्य हैं, दो अलग छोटे छोटे वाक्य हैं, लेकिन हम इसे संयुक्त में बदलेंगे तो इसे हम बनाएंगे मोहन विद्यालय जाता है और पढ़ाई करता है। मोहन विद्यालय जाता है और पढ़ाई करता है। दूसरा इसका उदाहरण है, जैसे सीता नाचती है, सीता गाना गाती है। ये दो सरल वाक्य हैं, अलग अलग है। जब हम इसे संयुक्त बनाएंगे तो हम इसे जोड़ेंगे, सीता नाचती है और गाना भी गाती है। तो ये है संयुक्त वाक्य के उदाहरण। संयुक्त वाक्य निम्न शब्दों से या निम्न अव्यय चिन्हों से जुड़ करके बनते हैं। दो सरल वाक्यों के बीच में और, परंतु, बल्कि, लेकिन, अतः, इन शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। जो भी वहां पर उचित होता है उसी का ही प्रयोग होता है और उसके बाद वो जोड़ दिए जाते हैं और वही संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि लेकिन से हम वाक्य बनाते हैं, मैं समय पर विद्यालय पहुंच जाता लेकिन बस देर से मिली थी। तो यह है संयुक्त वाक्य। दो सरल वाक्यों को जोड़ करके बनाया हुआ वाक्य ही संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब है हमारा मिश्र वाक्य, जिसे मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। उसमें दो उपवाक्य जुड़े होते हैं, जो प्रमुख वाक्य भी होते हैं, जैसे प्रधान वाक्य
आश्रित उपवाक्य, इन सबसे मिलकर के संयुक्त वाक्य, इन सबसे मिलकर के मिश्रित वाक्य बनता है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है। प्रधान मतलब एक उपवाक्य तो मुख्य होता है और उसके आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, और उस प्रधान उपवाक्य पर एक या एक से ज्यादा वाक्य आश्रित होते हैं, अर्थात निर्भर करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये वाक्य किससे जुड़े होते हैं? जैसे यदि, तो, अगर, तथापि, जैसे, वैसे आदि शब्दों से ये वाक्य जुड़े हुए होते हैं। जैसे ही बारिश शुरू हुई मोर नाचने लगे, जैसे ही बारिश शुरू हुई और मोर नाचने लगे, यहाँ पर और जुड़ा है, लेकिन और यहाँ संयुक्त वाक्य का कार्य न कर करके दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे ने यहाँ पर छोटे छोटे उपवाक्यों को जोड़ा है, इसलिए ये मिश्रित वाक्य हैं। उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। अब मिश्रित वाक्य के अंदर जो उपवाक्य होते हैं जिनसे मिश्रित वाक्य बनता है वो तीन प्रकार के होते हैं। प्रधान उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। स्वतंत्र उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। स्वतंत्र उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र होता है, वो किसी पर निर्भर नहीं होता है। प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य उन सभी वाक्यों में सबसे मुख्य होता है। आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होता है। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होता है, इसमें प्रधान उपवाक्य मुख्य होता है। आश्रित उपवाक्य उसी पर ही निर्भर करता है कि जो प्रधान करेगा उसी के हिसाब से आश्रित उपवाक्य को भी कार्य करना होगा। अब हम पढ़ते हैं आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के चार भेद होते हैं। आश्रित उपवाक्य के चार भेद होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, जिसमें आश्रित उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य पर निर्भर होता है। संज्ञा उपवाक्य की जगह पर वो प्रयोग में किया जाता है। आश्रित उपवाक्य को जहाँ संज्ञा उपवाक्य की जगह प्रयोग करते हैं उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। फिर विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य उस वाक्य की विशेषता बताता है, वो विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, गीता सुंदर लड़की है, ये इसने यहाँ पर इसकी विशेषता बताई, तो ये है विशेषण उपवाक्य। उसके बाद है बच्चों समानाधिकरण वाक्य। समानाधिकरण वाक्य में वाक्य दोनों वाक्यों पर निर्भर करता है और दोनों में ही बराबर अधिकार रखता है, वो होता है समानाधिकरण वाक्य। जैसे कि मोहन पढ़ने में कमजोर है किंतु ईमानदार है, तो यहाँ पर दोनों ही पर पूरा अधिकार है कि वो कमजोर है, लेकिन क्या है उसकी विशेषता कि वो ईमानदार है। तो ये है समानाधिकरण उपवाक्य। इसके बाद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसके बाद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य के बच्चों 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य के भी 5 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कारणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण उपवाक्य में उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य में क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो होते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य में समय का ज्ञान होता है, समय पर ही ये उपवाक्य निर्भर होता है। जैसे कि 7 बजे से बारिश हो रही है, तो इसमें 7 बजे का समय आ गया है और ये वाक्य उस 7 बजे पर ही पूरा निर्भर हो रहा है। बारिश कब से हो रही है? 7 बजे से बारिश हो रही है। इसके बाद है बच्चों स्थानवाचक। स्थानवाचक है, ये वाक्य स्थान पर निर्भर करता है। जैसे कि ये वही जगह है जहाँ पर कल हमने क्रिकेट खेला था। क्या ये वही स्थान है जहाँ पर कबीर ने अपने
शब्द गाए थे। तो ये स्थान पर निर्भर करता है। इसके पश्चात है रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण ये किसी नियम और रीति पर निर्भर करता है कि जैसे ही बारिश हुई मोर नाचने लगे, जैसे ही गाड़ी आई स्टेशन पर भीड़ लग गई। इसके पश्चात है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि किसी भी कार्य का फल हमें प्राप्त होता है। परिमाण का मतलब होता है फल। तो ये वाक्य किसी भी कार्य के फल पर निर्भर करता है। अगर परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य होगे, अगर परिश्रम करोगे तो तुम उत्तीर्ण अवश्य होगे। तो यह है परिमाणवाची क्रिया विशेषण। इसके बाद है कारणवाचक। कारणवाचक किसी कार्य पर निर्भर करता है जहाँ पर कोई भी कारण बताया जाए। अगर आप सावधानी से रहते तो दुर्घटना नहीं होती, अगर आप सावधानी से रहते तो दुर्घटना नहीं होती, पाठ याद कर लेते तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते। परिमाणवाची क्रिया विशेषण और कारणवाची क्रिया विशेषण लगभग एक जैसे हैं, इनमें कुछ कुछ समानताएं भी हैं। बच्चों पहले हमने वाक्य के भेद, उपभेद, भेदों की परिभाषा, उपभेदों के बारे में उपभेदों की परिभाषा पढ़ी थी। अब हम एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना सीखेंगे। उस परिवर्तन को ही वाक्य रचनांतरण और वाक्य रूपांतरण कहते हैं। जैसे सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना, संयुक्त वाक्य को सरल और मिश्र में बदलना, मिश्र वाक्य को सरल और संयुक्त में बदलना। तो एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलना ही वाक्य का रचनांतरण या रूपांतरण कहलाता है। वाक्य रचनांतरण या रूपांतरण। अब हम सबसे पहले सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन पढ़ेंगे, अर्थात सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में बदलना। किस प्रकार से सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलते हैं? सरल वाक्य ही को ही साधारण वाक्य भी कहते हैं। पहला उदाहरण है सीता गाती हुई नाच रही है। सीता गाती हुई नाच रही है। अब इस वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। सीता गाती है और नाचती है। सीता गाती है और नाचती है, यह है संयुक्त वाक्य। दूसरा वाक्य है वे बाजार जाकर पुस्तकें खरीदेंगे। वे बाजार जाकर पुस्तकें खरीदेंगे। अब इस वाक्य को हम संयुक्त में बदलेंगे। वे बाजार जाएंगे और पुस्तकें खरीदेंगे। वे बाजार जाएंगे और पुस्तकें खरीदेंगे। तीसरा उदाहरण है बच्चों हमारा मैं खाना खाकर सो गया। मैं खाना खाकर सो गया। इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। मैंने खाना खाया और सो गया। मैंने खाना खाया और सो गया। यह था हमारा सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में रचनांतरण या रूपांतरण। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना। अब हम सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलेंगे। किस प्रकार से सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदला जाता है? पहला उदाहरण है तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ। तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ। अब इसको मिश्र वाक्य में बदलेंगे। तुम उस स्थान पर चले जाओ जहां पर बस रुकती है। तुम उस स्थान पर चले जाओ जहां पर बस रुकती है। दूसरा उदाहरण है हमारा वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। अब इसे हम बच्चों मिश्र वाक्य में बदलेंगे। उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया।
तीसरा हमारा वाक्य है, मैंने एक दुबला पतला आदमी देखा। मैंने एक दुबला पतला आदमी देखा। इसे हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे। मैंने एक आदमी देखा जो दुबला पतला था। मैंने एक आदमी देखा जो दुबला पतला था। अब बच्चों ये था हमारा सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में वाक्य का रचनांतरण करना, परिवर्तन करना, और सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में वाक्य को बदलना या रचनांतरण करना। अब हम सीखेंगे संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में किस प्रकार बदलते हैं या संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे रचनांतरण करते हैं। पहला हमारा उदाहरण है संयुक्त से मिश्र वाक्य में रूपांतरण। पहला उदाहरण है, मनीष ने दूध पिया और उसे उल्टी हो गई। मनीष ने दूध पिया और उसे उल्टी हो गई। अब इसे हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे। जैसे ही मनीष ने दूध पिया उसे उल्टी हो गई। जैसे ही मनीष ने दूध पिया उसे उल्टी हो गई। यह था हमारा संयुक्त से मिश्र में बदलना। अब दूसरा उदाहरण है, राधा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई। राधा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई। अब राधा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। इसे हमने किसमें बदला? संयुक्त से मिश्र में। राधा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। ये अब तीसरा उदाहरण है, हीरा ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। हीरा ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। इसे मिश्र वाक्य में बदलेंगे। हीरा ने जो ही पुस्तक मांगी उसे पुस्तक मिल गई। हीरा ने जो ही पुस्तक मांगी उसे पुस्तक मिल गई। यह था बच्चों हमारा संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। अब हम सीखेंगे संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना, सरल वाक्य में परिवर्तन करना। संयुक्त से सरल वाक्य रूपांतरण। उसने दूध पिया और सो गया। उसने दूध पिया और सो गया। इसका सरल वाक्य होगा, वह दूध पीकर सो गया। वह दूध पीकर सो गया। इसका दूसरा उदाहरण है, आप अंदर बैठ जाएं और देर तक पढ़ लें। आप अंदर बैठ जाएं और देर तक पढ़ लें। आप अंदर बैठकर देर तक पढ़ लें। ये था संयुक्त से सरल में परिवर्तन। आप अंदर बैठकर देर तक पढ़ लें। अगला उदाहरण है, मैं बीमार था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका। मैं बीमार था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका। अब इसमें हम संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलेंगे। बीमार होने के कारण मैं मन लगाकर नहीं पढ़ सका। बीमार होने के कारण मैं मन लगाकर नहीं पढ़ सका। बच्चों ये थे हमारे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन, और संयुक्त वाक्य से हमने पढ़ा मिश्र वाक्य में परिवर्तन और संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना सीखेंगे। अब हम मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना सीखेंगे। मिश्र वाक्य का पहला उदाहरण है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। अब इसका बच्चों हम सरल वाक्य में इसको परिवर्तित करेंगे, इसका रूपांतरण करेंगे कि वह स्वयं को निर्दोष मानता है।
वह स्वयं को निर्दोष मानता है। इसका दूसरा वाक्य है बच्चों, उसने एक प्रार्थना पत्र लिखा जो नौकरी के लिए था। उसने एक प्रार्थना पत्र लिखा जो नौकरी के लिए था। अब इसको हम सरल वाक्य में परिवर्तन करेंगे। उसने नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा। उसने नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा। शिक्षक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने। शिक्षक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने। इसे हम सरल वाक्य में बदलेंगे। शिक्षक अपने शिष्यों को अच्छे बनाना चाहता है। शिक्षक अपने शिष्यों को अच्छे बनाना चाहता है। यह था हमारा मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में वाक्य परिवर्तन, वाक्य रूपांतरण। अब हम मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में वाक्य परिवर्तन करेंगे। मिश्र वाक्य से वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। पहला है, मैंने उस छात्र को देखा जो स्कूटर चला रहा था। मैंने उस छात्र को देखा जो स्कूटर चला रहा था। अब इसको हम बदलेंगे संयुक्त वाक्य में। मैंने छात्र को देखा और स्कूटर चला रहा था। मैंने छात्र को देखा और स्कूटर चला रहा था। दूसरा उदाहरण है हमारा, यदि वह तेज दौड़ता तो बस मिल जाती। यदि वह तेज दौड़ता तो बस मिल जाती। इसका परिवर्तन होगा, वह तेज दौड़ता तो बस मिल जाती। ये मिश्र से संयुक्त में बदला है। वह तेज दौड़ता तो बस मिल जाती। अगला उदाहरण है हमारा, जब सभा समाप्त हुई तो सब चले गए। जब सभा समाप्त हुई तो सब चले गए। अब इसे हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। सभा समाप्त हुई और सब चले गए। सभा समाप्त हुई और सब चले गए। बच्चों, ये था हमारा वाक्य रचनांतरण, रूपांतरण। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना, मिश्र वाक्य में बदलना। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में बदलना, मिश्र वाक्य में बदलना। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बदलना और संयुक्त वाक्य में बदलना। अब हम आगे पढ़ेंगे रेखांकित उपवाक्य का नाम। कि एक वाक्य है, वाक्य में से प्रश्न पूछा जाता है कि इसके अंदर प्रधान उपवाक्य छांट कर लिखिए या रेखांकित उपवाक्य का नाम बताइए। रेखांकित उपवाक्य में क्रिया विशेषण उपवाक्य है या प्रधान उपवाक्य है या मिश्र उपवाक्य है। इस तरह से एक सेंटेंस आता है, एक वाक्य आता है, उसमें अंडरलाइन होती है और उसके बारे में पूछा जाता है कि इसमें क्या है। अब सबसे पहला है वाक्य, यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे धक्का दिया था। यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे धक्का दिया था। अब यहाँ पर रेखांकित वाक्य है, यह वही व्यक्ति है। अब यहाँ पर यह वही व्यक्ति है, व्यक्ति की विशेषता है कि वही व्यक्ति है जो धक्का देने वाला है। इसमें व्यक्ति की विशेषता है कि यह वही व्यक्ति है, इसलिए इसके अंदर विशेषण उपवाक्य है। इस रेखांकित वाक्य में ये इस पूरे वाक्य की विशेषता बता रहा है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि यह वही व्यक्ति है, इसलिए ये है विशेषण उपवाक्य। दूसरा वाक्य है हमारा, सब जानते हैं कि हमारे अफसर भ्रष्ट और बेईमान हैं। सब जानते हैं कि हमारे अफसर भ्रष्ट और बेईमान हैं। अब ये सारा वाक्य है कि हमारे अफसर भ्रष्ट और बेईमान हैं। इस सारे वाक्य में सबसे मुख्य है सब जानते हैं, जानने वाले हैं, ये सारी बात सब जानते हैं कि अफसर भ्रष्ट और बेईमान है।
तो ये सब वाक्य है, तो ये सारा तो है उपवाक्य। इस उपवाक्य में सबसे मुख्य है सब जानते हैं, तो सब जानते हैं इसके अंदर क्या हुआ, प्रधान उपवाक्य। सब जानते मुख्य है, इसलिए सब जानते इसमें है प्रधान उपवाक्य, और बाकी सारा है आश्रित उपवाक्य। तो यहाँ पर हमें इस वाक्य को रेखांकित करके इसके बारे में पूछा गया था, तो ये है प्रधान उपवाक्य। अब अगला वाक्य है बच्चों, जो लड़का कल आया था वह मेरा बेटा है। जो लड़का कल आया था वह मेरा बेटा है। अब इसे ध्यान से देखिए कि यहाँ पर लड़के की विशेषता है जो, तो लड़का क्या हो गया, विशेषण, जो क्या हो गया, विशेषण। तो जो लड़का कल आया था, अब यहाँ पर आया था क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। आया था, उसने आने की क्रिया की थी, जो लड़का कल आया था वो क्या है, वह मेरा बेटा है। तो मेरा बेटा इसके अंदर क्रिया विशेषण है, आया था की विशेषता बता रहा है, इसलिए वह मेरा बेटा क्रिया विशेषण है। इसने क्रिया की विशेषता बताई है। लड़का जो तो उसकी विशेषता है, तो वो विशेषण है, लेकिन यहाँ पर पूछा है वह मेरा बेटा है इसके बारे में, तो वह मेरा बेटा है क्रिया विशेषण। अगला वाक्य है, जब प्रशांत घर पहुंचा तो अतिथि जा चुके थे। जब प्रशांत घर पहुंचा तो अतिथि जा चुके थे। इसमें क्रिया का सीधा प्रभाव अतिथि पर पड़ रहा है। क्रिया जा चुके थे, इसका सीधा प्रभाव अतिथि पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर अतिथि जा चुके थे प्रधान उपवाक्य है। इस वाक्य में जहाँ प्रशांत घर पहुंचा यह आश्रित उपवाक्य है, और अतिथि जा चुके थे प्रधान उपवाक्य। तो बच्चों, ये हमारा पाठ एक रचना के आधार पर कंप्लीट हुआ, संपूर्ण हुआ। अब मैं आपको आपके नोटबुक के लिए कुछ कार्य देती हूँ, तो आपको वो कार्य गृह कार्य की कॉपी में करना है। सबसे पहले पढ़ा था हमने वाक्य की परिभाषा, तो आपको वाक्य की परिभाषा और दोनों वाक्यों के नाम और वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के तीनों भेदों की परिभाषा और मिश्र वाक्य के उपभेद और ये वाक्य रचनांतरण, रूपांतरण और रेखांकित वाक्य के नाम, ये कार्य सब आपको गृह कार्य की कॉपी में करना है। धन्यवाद।